जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास में। दोस्तों आज हम करेंगे भूगोल में ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। जिसमें ये कुछ क्वेश्चन है इसके पृथ्वी एवं उत्पत्ति एवं विकास के, उसके लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में। पृथ्वी के स्थल मंडल की बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी एवं वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, उसके हमें इसमें से देखना है। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, इसके लिए हमें इसमें से देखना है कौन सा हमें सही नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन, विवर्तनिक प्लेटें महासागरीय स्थलमंडल और अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीपीय स्थल मंडल से बनी होती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विवर्तनिकी प्लेटें महासागरीय स्थलमंडल और मोटे महाद्वीपीय स्थलमंडल से ही बनी होती हैं। तो ये तो हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, पृथ्वी के स्थलमंडल की प्रबलता अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिकी प्लेटें गति करने में समर्थ हैं। तो वो पृथ्वी के स्थलमंडल की प्रबलता, जो पृथ्वी का स्थलमंडल है, और अंतर्निहित दुर्बलता मंडल की अपेक्षा उच्च होने के कारण विवर्तनिक प्लेटें गति करने में समर्थ है। तो हमारा ये भी कथन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला कथन है, पृथ्वी का स्थलमंडल विवर्तनिकी प्लेटों में खंडित है। स्थलमंडल विवर्तनिकी प्लेटों में खंडित है, तो ये भी सही है, क्योंकि पृथ्वी का स्थलमंडल है वो कई प्लेटों में विखंडित है। अगला है, अपसारी प्लेट सीमाओं के अनुदिश सबडक्शन प्लेटों को आवरण के अंदर ले जाती हैं। अपसारी प्लेटें सबडक्शन प्लेटों को अंदर ले जाती हैं। तो अपसारी प्लेट की बात करें तो अपसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भागती हैं, इसके अनुदिश या फिर उसके अंदर नहीं ले जाती, एक दूसरे के साथ नहीं टकराती है, एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं, जिससे भ्रंशन पड़ता है। तो इसलिए ये तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि अपसारी प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, जिससे भ्रंशन पड़ता है। तो इसका हमारा इसमें नहीं हुआ है, तो कथन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कथन डी सही होगा। आंसर हमारा कथन डी होगा। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या काफ़ी बड़ी दे रखी है, इस व्याख्या को पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ये इसकी व्याख्या अभी भी और है नीचे देखो। ये अपसारी अभिसारी संचलन, रूपांतरण एवं समानांतर संचलन दे रखा है, ये इसकी पूरी व्याख्या है। हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ये परिकल्पना या सिद्धांत है और ये इनके प्रतिपादक हैं। तो हमारा ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? ग्रहाणु परिकल्पना तो हमारी ये ग्रहाणु परिकल्पना याद रखना चैम्बरलिन ने दी है। आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने दी है। तापीय संकुचन सिद्धांत ये हमारा जेफरीज ने दिया है। किसने दिया है? जेफरीज ने दिया है। भू अभिनीतक प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपको पता होगा, ये कोवर ने दिया था। किसने दिया था? कोवर ने। और विसर्पी महाद्वीपीय परिकल्पना सिद्धांत ये दिया है डेली ने। ये किसने दिया है? डेली ने दिया है। तो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन ए पर 2, तो ए पर 2 ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो नीचे वाले तो कट जाएंगे, हमारे कट जाएंगे इसमें से। तापीय संकुचन बी पर 4 एक में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये इसमें मिलान दे रखे हैं, आराम से इन्हें पढ़ लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, प्रश्न में कई बार पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। तो ये तो कथन बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर 20 से 30,000 साल में उत्क्रमित होता रहता है। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी जब 40,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों गलत होगा? 40,000 मिलियन वर्षों पहले अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन नामात्र की थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी।
कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, तो इसलिए ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। जब जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, तो ये भी सही है। जब जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया था। तो देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन पूछे तो 1 और 3 सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 3 सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या रखा है? इसकी ये व्याख्या दे रखी है, इसमें भी सी आंसर देखा है, इसे पढ़ लीजिए व्याख्या और आपको कुछ समझ आएगा। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से एक लघु प्लेट, माइनर प्लेट, लघु प्लेट का मतलब छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट नहीं, महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। इसमें बाकी सब लघु प्लेट है, एक लघु प्लेट नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? नाजका, ये तो लघु प्लेट है। अरेबियन, ये भी लघु प्लेट है। फिलीपींस, ये भी लघु। अंटार्कटिका, हाँ ये अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, आपको पता होगा अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इसलिए लघु प्लेट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा कि अंटार्कटिका बृहद प्लेट है। कितनी प्लेट है? बृहद, 7 प्लेटों में एक अंटार्कटिका बृहद प्लेट है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं में जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? महाद्वीपीय विस्थापन, जब महाद्वीप विस्थापन होता है तो उसमें भी जीव प्रभावित होते हैं। हिमानी चक्र से भी प्रभावित होते हैं। जब हिम पड़ती है तो उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दब जाते हैं, तो इससे भी जीवों के विकास प्रभावित होते हैं। तो इसलिए विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें कूट कौन सा सही हो जाएगा? हमारा कूट सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पूरी व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है। अलवण जल का मतलब है पीने योग्य जल। लवण जल जिसमें लवण ना हो, अलवण जल मतलब है पीने योग्य जल। बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में शेष जल का अधिक भाग है। तो बर्फ और छत्रक के बाद हिमनद के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो जल का भाग है वो किस में है? वो भूमिगत जल के रूप में है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें भूमिगत जल ऑप्शन सी में है, तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये भूमिगत जल के रूप में है दूसरा सबसे बड़ा जल का भाग। अलवण जल पृथ्वी पर 2.7% है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, 2.7% है, जिसमें 68% ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में विद्यमान है और लगभग 28% जल भूमिगत है तथा शेष 4% झीलों, नदियों, वायुमंडलीय नमी, मृदा और वनस्पति में मौजूद है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण है? अल्पाइन पर्वत, जो अल्पाइन पर्वतीकरण, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमारे आल्पस, कार्पेथियन, पेरिनीज, कैंटेबिरियन और एपिनाइज। इनमें से अल्पाइन पर्वतीकरण पूछे हैं, तो इसमें से ये हमारे 5 अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। ये 5 अल्पाइन पर्वतीकरण हैं, तो इसमें हमारे ये 5 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो 5 ऑप्शन किस में दे रखे हैं? ऑप्शन डी में दे रखे हैं।